नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद की कार्रवाई शुरू, राज्यसभा में चुनाव सुधार पर बहस। जेपी नड्डा वंदे मातरम पर देंगे जवाब। यूएनएसी में भारत ने पाक को लताड़ा, कहा अफगानिस्तान को व्यापार के लिए बनाए कठिन हालात, ये आतंकवाद जैसी कार्रवाई। चुनाव आयोग पर बरसी सीएम ममता, जिलाधिकारी के काम की निगरानी के लिए भाजपा समर्थक अफसर भेजने के आरोप। आजम खान को कोर्ट से राहत, सेना पर विवादित बयान में बरी, बेटे के साथ रामपुर जेल में है बंद। अयोध्या में ट्रॉलर से टकराई श्रद्धालुओं से भरी कार, टीम की मौत, सीएम ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने व्यक्त की संवेदनाएं। सीतापुर में मदरसे में गर्जा, बुलडोजर, अवैध निर्माण किए गए धराशायी, जमीन कराई जाएगी कब्जा मुक्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों का। रेवाड़ी के रमन कुमार द्वारा बीएमजी मॉल स्थित रिलायंस स्मार्ट होटल और पार्ले जी बिस्किट कंपनी के खिलाफ दायर वाद में कंज्यूमर कोर्ट ने पार्ले बिस्किट कंपनी को दोषी पाया है और उस पर जुर्माना लगाया है। रमन कुमार ने पिछले वर्ष 12 मार्च को बीएमजी मॉल से पार्ले जी बिस्किट और अन्य सामान खरीदे। घर पर बिस्किट के पैकेट खोलने पर उनमें मक्खी मिली, जो कि बिस्किट बनाने की मशीन की डाई के साथ सेट हो गई थी और स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इस पर रमन कुमार ने 14 मार्च को अधिवक्ता कैलाश चंद के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट में मामला दायर किया था और कंपनी के प्रतिनिधियों ने आरोपों का खंडन किया, लेकिन फोरम में उन्हें मान्य नहीं किया। कंज्यूमर फोरम ने कहा कि याचिकाकर्ता को लिटिगेशन चार्ज अलग से देना होगा। सर, ये मैंने पार्ले जी कंपनी है, उसके बिस्कुट खरीदे थे रिलायंस से और उनको घर लेके आया था। तो पार्ले जी बचपन में भी खाते आ रहे हैं जी, बच्चे भी खा रहे हैं। तो पार्ले जी कंपनी का बिस्कुट था, उसका पैकेट जैसे हमने खोला, फैमिली के साथ खा रहा था, तो खाते खाते बीच में एक बिस्कुट में मक्खी पीसी हुई, जो उनकी बनाने टाइम पे ही, प्रोडक्शन टाइम की ही उसमें थी। उसकी फ़ोटो भी मैं वकील साहब को और कोर्ट में पेश की, तो वो दिखाई दी। तो वो देखते ही वाइफ थी, उन्होंने देखा, क्योंकि थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है, तो शाकाहारी है हमारा परिवार। देखिएगा कि मामला मिस्टर रमन कुमार जी मेरे पास लेके आए थे। इन्होंने एक बिस्किट पैकेट खरीदा रिलायंस से, तो उस पार्ले जी का जो बिस्किट था उसके अंदर मक्खी पाई गई। तो उस मक्खी पाए जाने पे ये इन्होंने कंपनी को कॉल वगैरह भी किया, पर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर ये मेरे पास आए और कंज्यूमर कोर्ट में केस डालना पड़ा मजबूर होके। तो पार्ले जी की तरफ से भी वकील साहब आए थे, उन्होंने अपनी अपनी दलीलें रखी, परंतु कोर्ट ने पाया कि एक्चुअल में जो पार्ले जी बिस्किट था उसमें मक्खी पाई गई है, ये साबित हुआ। खबर फतेहाबाद से, जहां पर पवन चौहान की याद में फॉरमोस्ट बैरिकेड सफाई व सुधार अभियान शुरू करने का बेड़ा उठाया है। इस अभियान के तहत सामाजिक और धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई की जाती है। कभी किसी धर्मशाला या गौशाला, तो कई बार अन्य सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई अभियान चलाया जाता है। भट्टू खंड के गांव केरढ़ाड़ स्थित फॉरमोस्ट बैरिकेड कंपनी अभियान के जरिए आम और खास सभी लोगों को स्वच्छता संदेश पहुंचा रही है। कंपनी प्रबंधन कर्मचारियों के साथ अब पहली बार सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाते दिखाई दे। उन्होंने केरढ़ाड़ में भट्टू रोड पर न सिर्फ सफाई अभियान चलाया, बल्कि लोगों को सुरक्षित सफर मुहैया कराने के लिए सड़क के दोनों ओर खड़ी बड़ी बड़ी झाड़ियों की भी छटाई की है। ढाका साहब, वाली घटना हुई है, जो हमारे कर्मचारी, जो हमारे मैनेजर थे पवन कुमार, जो हमारी कंपनी का लगभग काम संभालते थे, वो 1 तारीख को एक रोड एक्सीडेंट में यहीं पे ही एक हादसा हो चुका है उनके साथ में, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो इसी दुख में पूरी टीम ने और हमने मिलके, एक पूरी फॉरमोस्ट की टीम सारी पवन के परिवार के पीछे खड़ी है, और हम सब ने मिलके ये डिसाइड किया है कि जितना रोड जो ये किड़ान से
के बट्टू तक का जो रोड है, इसको हम अच्छे तरीके से साफ सुथरा करें। जो झाड़ियां हैं जिसके कारण बाइक ओवरटेक करने में और गाड़ियां ओवरटेक करने में बड़ी दिक्कतें होती है। फरीदाबाद से खबर, जहां पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपराध शाखा एवीटीएस 2 को मिली सफलता। पुलिस टीम ने 4 किलो 70 ग्राम गांजा बरामद किया है। खेड़ी पुल के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार प्रांत के मूल निवासी बताए गए गिरफ्तार आरोपी बिलासपुर गुरुग्राम में रहकर करते थे अवैध कारोबार। फरीदाबाद से खबर, जहां पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस टीम ने 4 किलो 70 ग्राम गांजा किया बरामद। बिलासपुर गुरुग्राम में रहकर करते थे अवैध कारोबार। खबर जबलपुर से है, जहां पर मध्य प्रदेश में लगातार साइबर ठगी की वारदातें सामने आ रही हैं और जिसमें पेंशनरों को टारगेट कर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक ऐसा ही मामला जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पर विद्युत मंडल के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी अविनाश चंद्र देवान के साथ हुई साइबर ठगी। विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ के माध्यम के अध्यक्ष ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल ने सेवानिवृत्त अविनाश चंद्र देवान जबलपुर शाखा के एक सम्मानीय सदस्य जिनके साथ डरा धमकाकर डिजिटल अरेस्ट करने का नाटक किया गया तथा उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए 31 लाख रुपए की रकम ऐंठ ली गई। साहब को दे दिए, जाफर साहब को दे दिए। जबलपुर शाखा के तरफ से हैं। पिछले सप्ताह हमारे एक रिटायर्ड पेंशनर बंधु श्री अविनाश चंद्र दीवान जी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति घटित हुई और साइबर ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने का नाटक करते हुए उनके साथ उनके पास से 31 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं और जिसकी प्राथमिकी मदन महल थाने में दर्ज की गई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, लेकिन इस अप्रिय घटना को देखते हुए हमने आज एसपी महोदय जी के यहाँ एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए उनसे निवेदन किया है कि जो गहन जांच चल रही है उस जांच में एक सक्षम अधिकारी को भी सम्मिलित करने का कष्ट करें। और रतलाम से है, जहां पर हाट रोड स्थित वेदव्यास कॉलोनी के कॉर्नर पर स्थित एक कबाड़ गोदाउन में आग लग गई। आग तेजी से पूरे कबाड़ में फैल गई और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा। इससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 25 से 30 गाड़ियां पहुंची और करीब 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया। इलाके की बिजली सप्लाई एहतियातन बंद करनी पड़ी। शुरुआत में आग पर किसी का ध्यान नहीं गया। जब आग की तेज लपटें व धुआं उठा तो लोगों को पता चला। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग की स्थिति यह थी कि आग बुझाने का प्रयास नगर निगम की फायर लॉरी के कर्मचारी करते रहे। एक तरफ आग को बुझाया जाता है तो दूसरी तरफ से आग की लपटें उठने लगती हैं। गोडाउन में कागज के पुष्टे, प्लास्टिक, कांच की बोतलें रखी थी जो कि पूरी तरह से जल गई थी। यहाँ गैस सिलेंडर और घरेलू गैस सिलेंडर भी रखे थे जिनमें रहते निकालकर सामने वाली बिल्डिंग में रख दिया गया। जानकारी भी सामने आई है कि गोडाउन में लोहा काटने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। प्राथमिकी के क्षेत्र में जो आग लगी है तो तत्काल जो पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लिए सूचना प्रदान की गई। तो लगातार जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा जो है लगातार दमकल की गाड़ियों द्वारा जो है आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो पुलिस के द्वारा
मुस्तैदी के साथ यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया है क्षेत्र को भी, जिससे किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो, ना किसी तरह की समस्या हो। खबर सुपौल से है, जहां पर सदर अस्पताल के विशेष नवजात शिशु इकाई से एक नवजात शिशु के गायब होने की घटना सामने आई है। जैसे ये खबर परिजनों तक पहुंची, उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अस्पताल में भी अचानक तफरी का माहौल बन गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि सुबह अस्पताल कर्मियों द्वारा उन्हें बच्चे को दूध पिलाने के लिए दिया गया था। दूध पिलाने के बाद लगभग 10-15 मिनट के भीतर ही उन्होंने बच्चे को वापस एसएनसीयू में जमा कर दिया था। सबसे गंभीर बात यह रही कि एनएससीयू गेट पर लगा सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ लटका हुआ मिला, जिससे फुटेज प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। लोगों ने इस अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताया। कैमरा में तो कत्ता चल कैमरा हम भाग जबे बच्चा इसे अपने बेटा बेटी का के लोग दे दे बच्चा पे बुधवार को स्कूल की छुट्टी के दिन हंसेव नदी में नहाने गए 3 बच्चे लापता हो गए। सुबह लगभग 10 बजे नहाने गए बच्चों के साइकिल, कपड़े और चप्पल पास के क्षेत्र में मिले, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने देर शाम तक बच्चों की तलाश शुरू की। बच्चों को घर देर शाम तक न लौटने पर परिजनों ने इसकी तलाश शुरू की। लापता बच्चे 5वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्र बताए जा रहे हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर जाबा पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। चांपा एसटीओपी यदुमड़ी सदार और एसटीएम पवन कोस्मा भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। जौनपुर से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिवंगत पिता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। नवाया माता परिजनों से मिलकर जताई शोक संवेदनाएं। श्रद्धांजलि अर्पित कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के लिए रवाना हो गए हैं। परिजनों से मिलकर मुख्यमंत्री ने जताई शोक संवेदनाएं। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 13 दिसंबर से सुनिए कथा रघुनाथ की। 21 दिसंबर तक होगा श्री राम कथा का भव्य आयोजन। कल निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी शोभा यात्रा। कथा व्यास श्री गोविंद भाई जी सुनाएंगे श्री राम कथा। बदाले की कथा सुनने के लिए हजारों श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना। आयोजन समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कथा सुनने के लिए हजारों श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना। रायबरेली से खबर, 13 दिसंबर से सुनिए कथा रघुनाथ की। कल निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। 13 दिसंबर 2025 से 21 दिसंबर 2025 तक एक रामकथा का कार्यक्रम है, जो विगत कई वर्षों से होता चला आ रहा है। इसमें श्री गोविंद महाराज जी जो हमारे कथावाचक हैं ये आएंगे। 12 दिसंबर को एक शोभा यात्रा का कार्यक्रम जो चंदापुर कोठी से 11 बजे दिन में उठेगी और विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः रिफॉर्म क्लब तक आकर के समापन होगी।
2 बजे से 6 बजे तक शाम को ये कथा का प्रवचन का कार्य होगा। लगभग कितनी भीड़ होगी यहाँ पे क्या? जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, इस बार हम लोगों ने हर वर्ग हर समाज के आदमी को जुड़ाव में रखा है, तो अनुमानित है कि प्रतिदिन 1,500 से पौने 2,000 के आसपास आदमी। खबर कानपुर से है, जहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार कानपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में महिलाओं की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई में करीब 225 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 60 मामलों को गंभीरता के आधार पर सुना गया। उन्होंने कहा कि चयनित सभी मामलों का जल्द समाधान कराया जाएगा। अर्चना मजूमदार ने कहा कि महिलाएं बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं, जिसके चलते शिकायतों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लगातार कार्रवाई कर रहा है। तेरे मेरे सपने कार्यक्रम पर उन्होंने बताया कि देश भर में इसके 80 से अधिक कार्यालय बनाए गए हैं, जिसमें शादी से पहले युवक युवतियों को एक दूसरे को जानने का अवसर मिलता है और उससे तलाक के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। साथ ही हाल ही में राज्य महिला आयोग की सदस्य नीता गुप्ता और जॉइंट सीपी से जुड़े मामले पर उन्होंने कहा कि इस विषय की जानकारी उन्हें अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। फिर सुनाई के बाद ये सॉल्यूशन होगा। ये राष्ट्रीय महिला आयोग हमेशा सारे भारत में जितना महिला पर होते हुए कंप्लेंट्स हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप, इसके बाद जितना सुसाइड के केसेस आते हैं जिसमें ना होता, और साथ में आपका एसिड अटैक, साइबर क्राइम्स, फिर आपका सारे के सारे कंप्लेंट्स ऑन वुमेन फॉर देयर प्रोटेक्शन, फॉर देयर सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सारे केसेस आयोग के पास जब कंप्लेन आता है, अगर नहीं भी आए सुओ मोटो केस रजिस्टर होता है, तो ये सारे केस के हल करने के लिए हम लोग केवल ऑनलाइन नहीं करते, हम लोग स्टेट में आके जन सुनवाई करते हैं। शक्ति स्वरूपा दादी जी का 26वां मंगल महोत्सव धूमधाम के साथ शुरू हो गया है। 12, 13 और 14 दिसंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय महोत्सव में धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर भव्य शोभा यात्राएं और चूड़ी नृत्य के विशेष कार्यक्रम तक शामिल किए गए हैं। दादी परिवार मंगल समिति द्वारा आयोजित इस महोत्सव में सैकड़ों भक्त शामिल हो रहे हैं। दादी जी का 26वां मंगल महोत्सव हमारे परिवार और पूरे समाज का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है और हर साल की तरह इस बार भी भव्य शोभा यात्राएं, चूड़ी नृत्य और भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि भक्तों को अध्यात्म और संस्कृति दोनों का दिव्य अनुभव मिले। 3 दिनों तक चलने वाला ये भव्य महोत्सव दादी भक्तों के लिए एक बड़ा आध्यात्मिक उत्सव साबित होने जा रहा है। और हम लोग यहाँ पर 3 दिवसीय झुंझुनू वाली दादी जी का 26वां मंगल महोत्सव करने जा रहे हैं, जो निरंतर हम पिछले 25 वर्षों से कर रहे हैं। इसमें 3 दिवसीय उत्सव में सबसे पहले 12 तारीख को 11 बजे सिरकी महल दादी के मंदिर में महाभिषेक दादी जी का किया जाएगा। उसके उपरांत 321 महिलाएं राजस्थानी वेशभूषा में वहां से कलश उठा करके काऊ कोठी बिराना रोड होते हुए श्री वृंदावन लॉन आकर के दादी जी को कलश अर्पित करेंगी। कलश अमर सुहाग का प्रतीक होता है और महिलाओं में इसका बड़ी मान्यता होती है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर सुन्नी वक्फ की 1000 से अधिक संपत्तियों के नहीं मिले कस्टोडियन। 1021 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की वेबसाइट उम्मीद पर नहीं कराई गई दर्ज। उम्मीद पोर्टल पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की 3643 में से 2664 वक्फ संपत्तियों को किया गया है रजिस्टर्ड। शिया वक्फ की 83 में से 83 संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1021 संपत्तियों को नहीं किया गया है दर्ज। एग्जैक्ट। तो फिर हम मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि कितने मदरसे, कितने कब्रिस्तान, कितने क्या नाम है। अगर 6 तारीख का लास्ट शाम का अपडेट देखें तो बुलंदशहर में 2659 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है टोटल। तो ये किन आधार पर सर ये होना था और क्या इसमें क्या कोई अभी समय सीमा बढ़ाई गई है? अभी समय सीमा की तो कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और जो उम्मीद पोर्टल है वो एक ओपन सोर्स पोर्टल है, जैसे गूगल की तरह होता है कि मतलब कोई भी मुतवल्ली है जाके अपना रजिस्ट्रेशन करे
और जितने भी संबंधित कागज मांगे जा रहे हैं अपडेट करके उसकी फीडिंग करा सकता है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर जनपद की कोतवाली जहानाबाद पुलिस की गश्त के दौरान मोटरसाइकिल सवार शातिर गौकश अपराधी के साथ ग्राम परेवा के निकट अमरिया नहर से बुढ़सेना को जाने वाले कच्चे रास्ते पर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ हुई। पुलिस को देखकर बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में जावेद कांची पुत्र वली हसन नामक बदमाश के बाएं पैर में के घुटने में चोट लगी है, जिससे वो घायल हुआ है। घायल आरोपी का साथी मौके से फरार हो गया। खबर अक्सर से है, जहां पर तहसील में बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद भी अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। बाबर सिंह, प्रदेश संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा ने कहा कि जिलाद्वार के विभिन्न विभागों में सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्राम मोहम्मदपुर कुम्हारी में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। के विरोध में धरना प्रदर्शन है। दूसरा है हमारा जो जनपद हरिद्वार में विभिन्न विभागों में जो निर्माण कार्यों में अनियमितता भ्रष्टाचार कर रहे हैं अधिकारी, उसके विरोध में। कहाँ जिला अधिकारी मुख्यमंत्री पोर्टल को हमने शिकायत कर रखी है और 1 साल से शिकायत कर रहे हैं। ये बामसेफ का आपसूट संगठन है और हमारे लोग बिना प्रमाण के कोई भी कार्य नहीं करते। अभी ये जो जनपद हरिद्वार में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, सड़कों के कार्य, वो उसमें बहुत अनियमितताएं हो रही है। इसके बारे में हमने सरकार को भी अवगत कराया और इसको मुख्य जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया, प्रार्थना पत्र दिए, उन्होंने कार्रवाई करने के लिए इस पर लिखा भी है। खबर नैनीताल से, जहां पर कुमाऊं आयुक्त व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बीती रोजी नैनीताल नगर अंतर्गत चीना बाबा मंदिर के निकट शिव मंदिर स्कूल व दीना होटल में लगी आग से क्षतिग्रस्त भवनों का स्तरीय निरीक्षण कर अग्निकांड के कारणों की जांच हेतु गठित की है। कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि सरकार की तरफ से जो भी राहत राशि देय है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो उसमें पहली ट्रेजेडी तो ये है कि स्कूल वहाँ पे चलता था जिसमें 120 बच्चे वहाँ पे क्लासेस लेते थे, तो अभी उनको अल्टरनेटली कहाँ पे पढ़ाई की जाए, इस पर अभी चर्चा हुई है। कोई ना कोई अल्टरनेट जगह का प्रयास किया जाएगा कि स्कूल को मिले और क्लासेस होते रहें। दूसरा, जो वहाँ पे नुकसान हुआ है जिसमें कि एक घर भी है, स्कूल भी है, तो उसमें हम असेसमेंट कर रहे हैं जो नुकसान हुआ है और उसमें राहत मिल सकती है गवर्नमेंट से, उसके लिए हम यहाँ से एक प्रस्ताव भेजेंगे और राहत दिलाई जाएगी। साथ ही साथ आग किन कारणों से लगी उसके लिए मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी गई है और उसमें ये पता चलेगा कि क्या कारण थे, शॉर्ट सर्किट था या कोई और लापरवाही थी, उसको देखा जाएगा। और अब की बार जो रिएक्शन टाइम था इसकी भी मैंने रिपोर्ट मंगवाई थी और मुझे फीडबैक ये मिला है कि जो रिस्पॉन्स था वो प्रॉम्प्ट था और टाइम पे फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुंची। हाइड्रेंट्स भी जो 2-3 मौके पे हैं वो भी काम कर रहे थे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर पौड़ी है, जहां पर चौबट्टाखाल विधानसभा के पोखरा ब्लॉक में गुलदार का आतंक जारी है। बुधवार को गुलदार ने पोखरा रेंज के देवराड़ी से सटे जंगल के पास काटने गई महिला को गुलदार ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल महिला को पोखरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद कोटद्वार के लिए रेफर किया गया है। गुलदार के हमले से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। इन घटना पर जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट व पूर्व ब्लॉक प्रमुख
पोखड़ा सुरेंद्र सिंह रावत ने डीएम से मुलाकात कर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। जैसे कि विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत विधानसभा चौटाखाल ग्राम देवराड़ी में जो है एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जिसमें कि गुलदार ने एक बार पुनः कंचन देवी वाइफ ऑफ अर्जुन सिंह को जो है अपना निवाला बनाने की कोशिश की। वो तो शुक्र है कि आज उसका भाग्य था कि वहां पे अंकित कंडारी करके एक लड़का जिसने जो है उसको गुलदार के निवाले से छीन के बचाया और उसके बाद जो है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोखड़ा लाया जाता है, वहाँ पे फर्स्ट एड दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में जो है उसको भेजा गया। क्षेत्र में ग्राम देवराड़ी तल्ली में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे लेपर्ड ने किसी महिला पे हमला कर दिया है और उनकी हालत मतलब वो इंजर्ड थी और सीरियस भी थी। तो उसके क्रम में हम लोगों ने वहाँ पे एयर एम्बुलेंस जो एम्स ऋषिकेश से कोऑर्डिनेट करके वो एयर एम्बुलेंस भी आ चुकी है और अभी थोड़ी देर पहले ही वो उनको वहाँ से रवाना भी कर दिया गया है। तो उनको जो भी बेस्ट इलाज होगा वो देने की कोशिश भी की जा रही है। और खबर देहरादून से, जहां पर गैस एजेंसियों द्वारा लोगों के घरों में गैस की आपूर्ति की जाती है, लेकिन कई बार जलापूर्ति विभाग को अवैध गैस ट्रिफलिंग की शिकायतें मिलती रहती हैं। राजधानी में ऐसे कई मामले जलापूर्ति विभाग के आते हैं जिन पर लगातार कार्रवाई भी की जाती है। अब अवैध ट्रिफलिंग को रोकने के लिए पूर्ति विभाग जल्दी अभियान चलाने जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा है कि जहां पर भी अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतें मिलती है वहां कार्रवाई की जाती है। का दुरुपयोग हो, व्यावसायिक उपयोग हो या उसकी रिफिलिंग का विषय है जो है गंभीर है और इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जैसे भी कोई शिकायत मिलती है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो है टीम बनाकर क्षेत्र में क्षेत्र खाद्य अधिकारियों और इंस्पेक्टर्स को भेजा जा रहा है और पिछले महीने भी जो है 2 मामले सामने आए, दोनों में हमने फिर माल जब्त किया और उसमें मुकदमे भी दर्ज किए उनके खिलाफ। खबर देहरादून से, जहां पर गोवा के क्लब में सिलेंडर फटने से हुई आगजनी की घटना के बाद से देहरादून जनपद पे ऐसे हादसे ना हो इसके लिए दून पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस बात पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि देहरादून में कई जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रम होने के साथ ही रेस्टोरेंट होटलों पर देर रात तक पार्टी भी की जाती है, जिसे देखते हुए अग्निशमन की टीम को निर्देश जारी किए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि फायर टीम की सार्वजनिक प्रतिष्ठानों या किसी बड़े कार्यक्रमों को फायर सेफ्टी नॉर्म्स के मुताबिक चेक कर लिया जाए और जहां भी कमी दिखती है वहां पर नोटिस कर तत्काल उसे सुधारा जाए। देखिए, गोवा में जो घटना हुई थी और इसमें उत्तराखंड के भी हमारे 9 लोग जो है जिसमें डेथ हुई है, उसमें जो अभी तक रिपोर्ट्स वहाँ से पता चली है और दुखद घटनाक्रम था। जिस तरह से पता चला है, जो मीडिया रिपोर्ट से ही पता चला है इसमें कि वहाँ जो है कहीं ना कहीं सिलेंडर में जो है आग लगी और आग लगने के कारण ही जो विस्फोट हुआ उससे काफ़ी लोग घायल भी हुए और मृतक भी हुए। क्योंकि राजधानी में भी बहुत सारे हमारे इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं, साथ ही साथ यहाँ भी लेट नाइट पार्टीज़ भी चलती हैं, रेस्टोरेंट होटल भी हैं और चूँकि न्यू ईयर भी आने वाला है, इसको देखते हुए लगातार जो हमारी फायर की टीम है खासकर उनको निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं ऐसे प्रतिष्ठानों में या कोई बड़े इवेंट हो रहा है तो वहाँ फायर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से उसको चेक कर लिया जाए। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार बार एसोसिएशन से अधिवक्ताओं के त्याग पत्र जारी है। अब तक 14 अधिवक्ताओं ने अपना त्याग पत्र दे दिया है। हड़ताल में लिए गए फैसले से ना खुश दिखाई दे रहे हैं। वही बार काउंसिल उत्तराखंड के सदस्य चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि ये जो त्याग पत्र दिए गए हैं इनके मुख्य कारण बार काउंसिल उत्तराखंड के चुनाव व बार एसोसिएशन की हड़ताल स्थगित करने पर असंतुष्ट बताए गए हैं। मैं आता हूँ, बात करता हूँ। हमारा जो 29 दिन का हड़ताल जो हमारी चली थी, आंदोलन चला था चैम्बरों को लेकर, वो वकीलों की जायज मांग थी और इसमें वकीलों को, क्योंकि हमारी जुडिशरी के प्रांगण में जो जमीन दी गई थी उसमें चैम्बरों का निर्माण नहीं हुआ और पुरानी सिविल जजी में भी हमारी मांग थी कि हमारे 5000 अधिवक्ता हैं, उनके लिए चैम्बरों की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमें आपसे विस्थापित करने की एक नीति सरकार ने बनाई है कि
और इसी बीच आपको बुलंदशहर से खबर बता देते हैं। बुलंदशहर से खबर, फर्जी मालिक बन किया जमीन का बैनामा। बुलंदशहर से खबर, फर्जी मालिक बन किया जमीन का बैनामा। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने महिला सहित 6 आरोपी किए गिरफ्तार। उर्वशी गुप्ता के नाम बना था फर्जी आधार पैन कार्ड। $78 लाख रुपए कीमत की जमीन की रजिस्ट्री की। आरोपियों के बैंक अकाउंट पुलिस ने कराए फ्रीज। बैंक खातों में जमा 17,50,000 रुपए फ्रीज कराए हैं। बैंक खातों में जमा 17,50,000 रुपए फ्रीज कराए गए। गाजियाबाद काकोड़ पुलिस ने किया जालसाजी का बड़ा खुलासा। बुलंदशहर से खबर, फर्जी मालिक बन किया जमीन का बैनामा। पुलिस ने महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लैपटॉप, प्रिंटर, फर्जी आधार पैन कार्ड भी मिले हैं। उर्वशी गुप्ता के नाम बना था फर्जी आधार पैन कार्ड। थाना ककोड़ क्षेत्र में जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा करने वाले गिरोह प्रकाश में आया, जिसमें करीब 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस संबंध में वादिया उर्वशी गुप्ता जो गाजियाबाद की निवासी हैं और उनकी थाना ककोड़ में जमीन है, उस जमीन को इस गिरोह द्वारा अपनी जमीन बताकर बैनामा किया गया और पैसे का लेन देन हुआ। इस संबंध में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के दौरान उनसे पूछताछ की गई और ये पूरा प्रकरण प्रकाश में आया। खबर रुड़की से है, जहां पर सुलानी नदी के पुल के पास उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक मगरमच्छ का एक बच्चा सड़क पर आ पहुंचा। राहगीरों ने सड़क किनारे इस जंगली जीव को फड़फड़ाते देखा तो देखते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई। लोग हैरानी के साथ साथ डर के कारण पार जाने से बच रहे थे, लेकिन तमाशबीनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इस दौरान सूचना मिलने पर मोनू जलवीर मौके पर पहुंचे। वीडियो बना रहा है यार, ये कहां से नदी पार से कहां से सुनानी दीदी। पौड़ी जनपद के गजर गांव में पिछले कई दिनों से दहशत का माहौल बनाए हुए आदमखोर गुलदार को आखिरकार ढेर कर दिया गया। लगातार हो रहे हमलों ने ग्रामीणों को भय असुरक्षा में जीने को मजबूर कर दिया था, जिसके बाद फॉरेस्ट विभाग ने सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया। इस पूरे अभियान में सबसे बड़ी चुनौती थी गुलदार की लगातार बदलती लोकेशन और उसका बेहद आक्रामक व्यवहार। 4/12 को गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी रेंज के अंतर्गत एक व्यक्ति को गुलदार द्वारा मृत किया गया था, जिसके क्रम में जो है मुख्य वन्य प्रतिपालक से इसको पिंजड़ा लगाकर पकड़ने, ट्रैंकुलाइज करने अथवा अंतिम विकल्प में उसको नष्ट करने हेतु अनुमति चाहिए गई थी, जिसके क्रम में वहाँ पे हमारे द्वारा पिंजड़ा स्थापित किया गया था, मचान स्थापित किया गया था। वहाँ पर प्रेशर इंप्रेशन पैड लगाए गए थे और कैमरा ट्रैप के माध्यम से उसको मॉनिटर किया जा रहा था। साथ ही इसमें ट्रैंकुलाइजिंग टीम और विभागीय गश्ती दल भी इसमें तैनात किया गया था और इसमें 2 विभागीय शूटर हमारे द्वारा तैनात किए गए थे। उनके द्वारा विभिन्न तरह से जो है गुलदार को चिन्हीकरण करने और उसको ट्रैप करने के प्रयास किए गए। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे मानव वन्य जीव संघर्ष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने साफ कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान माल की सुरक्षा है। इसके लिए वन विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। जंगली जानवरों की बढ़ती आवाजाही और हमलों के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री धामी का बयान, उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जनता की जान माल को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। पर जानमाल की क्षति नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमने वन विभाग, अन्य विभाग,
जिले अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बना के निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसकी व्यवस्था को संपन्न करने का काम सभी विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और विशेषकर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीएफओ हैं, उनके एसडीओ हैं, रेंजर हैं, उनका सबका उत्तरदायित्व फिक्स किया जा रहा है। पहले से इस प्रकार निर्देश हो गए हैं और जो भी हमलों में घायल हो रहे हैं या घायल हुए हैं, उन सभी का जो समुचित इलाज है, पूरा इलाज है, वो सरकार की तरफ से कराया जाएगा। उसका पहले से ही हमने प्रावधान कर दिया है। खबर विकासनगर से, जहां पर उत्तराखंड में वन्य जीव अंगों की अवैध तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके चलते विकासनगर में हुई कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भालू का पित्त और नाखून बरामद हुए हैं। एसएसपी एसटीएफ नवदीप सिंह बुल्लर के नेतृत्व में टीमों को विशेष इनपुट मिला कि विकासनगर क्षेत्र में वन्य जीव अंगों की अवैध खरीद फरोख्त हो रही है। इसकी सूचना पर एसटीएफ ने यमुनोत्री मार्ग पर हत्यारी गांव के पास घेराबंदी की। खबर डिंडौरी से है, जहां पर सेवा काल में भावी पीढ़ी को शिक्षित बनाकर जीवन को रोशन बनाने को प्रेरित करते रहे शिक्षक की त्रासदीपूर्ण जिंदगी लोगों की रूह कपा देती है। सरकारी सिस्टम में व्याप्त खामियों के चलते शिक्षक को अपने बीमार पत्नी का इलाज करने के लिए लकड़ियां बेचने को मजबूर कर रखा है। करंजिया विकासखंड की प्राथमिक शाला कुथरी में पदस्थ रहे सरकारी शिक्षक धनीराम को वर्ष 2011 की जनगणना में लापरवाही के आरोप में तत्कालीन कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने निलंबित कर दिया था। हालांकि नियमों के तहत शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए था। निलंबन के कुछ माह बाद बंद हुआ भत्ता भुगतान अटक कर रह गया। हालांकि स्वयं को पीड़ित बताने वाले धनीराम बार बार विभाग पैरोकारी करते रहे, लेकिन सिस्टम ने उनकी एक नहीं सुनी। इससे लाचार और बेबस होकर बच्चों की शादी और बीमार पत्नी के इलाज सहित स्वयं को जिंदा रखने की जद्दोजहद के लिए वो कांवर में लकड़ी बेचकर रोजाना तकरीबन 150 रुपए कमा लेते हैं। कभी कभी गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मजदूरी करने पर भी उन्हें मजबूर होना पड़ता है। साथ ही शिक्षक सुशील नागेश्वर उनकी जीवन की दुश्वारियां बताते हैं। वहीं मौजूदा कलेक्टर अंजू भदौरिया ने स्वीकार किया कि निलंबन अवधि में शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए था। साथ ही भत्ते का भुगतान न होने को वो गंभीर लापरवाही स्वीकार करती है। कलेक्टर पूरे मामले की जांच कराकर बहाली कराने से भी इनकार करती है। आपके प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है कि एक विद्यालय के शिक्षक थे जो कि जनगणना के काम में लापरवाही के कारण 14 वर्ष पहले निलंबित हुए थे। निश्चित तौर पर ये बड़ी ही चिंता का विषय है कि निलंबित भी वो रहे और उनको जीवन निर्वाह भत्ता भी नहीं मिला। कहीं ना कहीं संभवतः शासकीय कारणों से या शासकीय कर्मचारियों की लापरवाही तो मैं इसको कहूँगी ही, पर दिखवाते हैं उनकी जितनी मदद हो सकेगी मैं प्रयास करूँगी नियम से कि हम उनको वो जीवन निर्वाह भत्ता भी दिला पाएँ और सेवा में भी पुनः बहाल कर सकें। श्री धनीराम मरावी जी को मैंने जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके और बेचने के लिए ले जाते हुए रास्ते में देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे साथी जो कि एक साथ के हम लोग भर्ती थे, 500 रुपये के उसमें मानदेय पर शिक्षक कर्मी के पद पर भर्ती हुए थे, उनकी स्थिति देख करके मैंने काफ़ी दुखी हुआ। मैं उसके बाद श्रीमान कलेक्टर महोदय को इस संबंध में आवेदन भी दिया हुआ है कि इनको तत्काल बहाल किया जाए और इनके जो शेष बकाया राशि है उसका भी भुगतान किया जाए। इनकी देश भर में उत्पन्न इंडिगो संकट के बीच देवघर एयरपोर्ट प्रबंधन ने प्रेस वार्ता कर कहा कि देवघर हवाई अड्डे से हवाई जहाजों का उड़ान सुचारू एवं कुशलतापूर्वक जारी है। देवघर एयरपोर्ट के कार्यवाहक निदेशक जॉय बनर्जी ने बताया कि देश भर में विभिन्न स्थानों पर हो रहे उड़ानों की बार-बार रद्दीकरण, डायवर्जन एवं देरी के बावजूद देवघर एयरपोर्ट सभी संचालन पूरी तरह से सुचारू एवं कुशलतापूर्वक कर रहा है। चेक इन, सुरक्षित जांच क्षेत्र और आगमन सहित सभी टच पॉइंट्स पर यात्री आवागमन निर्बाध है। कहीं भी भीड़भाड़ या सेवा संबंधी कोई समस्या नहीं पाई गई है। यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए हवाई अड्डे के सभी दल पूरी टर्मिनल में तैनात है। जैसे आप लोग सब लोग अवगत है,
पैन इंडिया बेसिस इंडिगो का फ्लाइट कैंसिलेशन के वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ है हवाई अड्डा में, बहुत सारे हवाई अड्डा में। हालांकि हमारा देवघर एयरपोर्ट में इसका उस तरह सा कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ा है। हम लोग इसको जो था उसके बाद तरह तरह का CHQ का हमारा गाइडलाइन, लोकल टीम एंड स्टेट गवर्नमेंट का भी और का मौका जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कमेटी बना के हमारा जो जितना भी एम्प्लॉय है एक्स्ट्रा मैन पावर दे के इसको मिटिगेट किया है। फिरोजाबाद थाना लाइन पर क्षेत्र स्थित चारबाग कब्रिस्तान को लेकर गुरुवार सुबह तनाव की स्थिति बन गई। मामला तब गर्मा गया जब मुस्लिम समुदाय के लोग एक शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया। बताया गया कि कभी कभी शव को दफनाते समय कब्र का कुछ हिस्सा खुला जाने के कारण हमारा कुत्ते शव को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद की हालत दयनीय हो गई। ये दृश्य आसपास रहने वाले बच्चों ने देख लिया, जिससे क्षेत्र में और आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान के चारों ओर बाउंड्री वॉल न होने के कारण ये घटना है। विरोध के दौरान एक महिला के प्रतिरोध करने पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा पथराव करने का प्रयास भी किया गया। स्थिति बिगड़ते देख बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र शीतला धाम चौकिया में दर्शन के लिए पहुंचे एक भक्त के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किसी विवाद को लेकर धाम के अन्य भक्त को बुरी से पीट दिया। इसकी दौरान किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और अब सोशल मीडिया पर हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हाथ में आ गई। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने मामले की जाँच शुरू की और घटना से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा रही।
खबर उन्नाव से है, जहां पर उन्नाव में चल रहा है विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रशासन ने 4,02,056 मतदाताओं की पहचान की। मतदाताओं में अनुपस्थित, स्थानांतरित, व्रत या पहले से दर्ज नाम वाले व्यक्ति शामिल हैं। जिला प्रशासन का लक्ष्य एक शुद्ध और सटीक अंतिम मतदाता सूची तैयार करना है। एडीएम उन्नाव सुशील कुमार कोन ने जानकारी दी कि जिले में करीब 23,25,053 मतदाता पंजीकृत है। एसआईआर अभियान के तहत सभी मतदाताओं तक सर्वे प्रपत्र पहुंचाकर 100% कार्य पूरा कर लिया गया। जनपद उन्नाव में जो हमारा एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें 23,25,053 वोटर्स थे, जिनको हम लोगों ने 100% फार्म वितरण कर दिया था और आज हमारा 100% डिजिटाइजेशन का काम भी पूरा हो जाएगा। इसमें आप बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो जनपद उन्नाव में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, ऑलरेडी इनरोल्ड वोटर हैं, इसमें 4,02,056 आइडेंटिफाई हुए हैं। इनके सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने जिला स्तरीय अधिकारियों को भी लगाया था और वो लोग भी जो बीएलओ के द्वारा कार्य किया गया है उसमें भी सत्यापन में जो रिपोर्ट आई है अभी तक की उसमें संतोषजनक रहा है। जौनपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री ब्रिज पर गुरुवार सुबह एक हैदराबाद हादसा हुआ। प्रतिबंधित चाइनीज भांजे की चपेट में आने से 40 वर्षीय प्राइवेट शिक्षक संदीप तिवारी की मौत हो गई है। सुबह हादसा करीब 8 बजे उस समय हुआ जब वो अपनी बेटी को सेंट पैट्रिक स्कूल छोड़कर बाइक से घर लौट रहे थे। मणिपुर हरिबंधन पूर्णिमा संदीप तिवारी पुत्र विष्णुदत्त तिवारी रोज की तरह अपनी दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी मन्नत को स्कूल छोड़ने गए थे। लौटते समय जैसे ही वो शास्त्री ब्रिज पहुंचे, सड़क के ऊपर लटक रहे चाइनीज भांजे ने उनकी गर्दन पर तेजी से वार किया। मांझे की धार इतनी तेज थी कि उनके गर्दन गहराई तक कट गई और वो मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाकर उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उपचार के दौरान उनकी मौत की पुष्टि कर दी। मौत की खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर कोरबा से है, जहां पर कबाड़ व्यवसाय से जुड़े अशरफ मेमन सहित 3 लोगों के शव फार्म हाउस से बरामद होने के इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों का कहना है कि किसी ने तिहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। तीनों की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या की गई है। मृतकों में अशरफ मेमन सहित एक अन्य स्थानीय युवक और एक अन्य दुर्ग का निवासी युवक शामिल है। पुलिस टीम के शव को पोस्टमार्टम के लिए लिया। से वहाँ से फोन आया था कि 3 डेड बॉडी आई हुई है बोलकर, जिसके बारे में कि जहर कुरानी हुआ है बोलकर, और उसका मेमो प्राप्त हुआ है जिस पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। पीएम कराया जा रहा है। पीएम के पश्चात ही पता लगेगा कि किस कारण से उनकी मौत हुई है बोलकर। 8 बजे जाया करते थे दुकान, 11 बजे घर आते थे, फिर खाना वाना खा के वो रेस्ट करते थे। आप बताइए, को संजय साहू वो वहाँ का है, बिलासपुर का। वो 5 दिन से उनके दिमाग में प्रेशर डाल रहा था, पैसा दो मेरे को कुछ करवाना है, कुछ करवाना। और वो घर आके उनको 12 बजे ले गए हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मवेशी बेचने बाजार जा रहे पिकअप सवार 3 युवकों को हमलावरों ने जमकर पीटा। शुद्धिकरण के नाम पर पेशाब बिक गया। लाठी डंडे और बेल्ट से पीटने जैसे चेहरे और पीठ पर निशान बन गए हैं। मामला गुरूर थाना इलाके का है, जहां पर जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवकों का नाम वेद प्रकाश, सतीश और बलराम है। तीनों युवक धमतरी जिले के रावा गांव के रहने वाले हैं। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।